साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम किरण पब्लिकेशन सामान्य अध्ययन की जो वन लाइनर बुक है उसका आज भौतिक विज्ञान का पूरा वन लाइनर आज हम पढ़ेंगे आपके साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान की ये परिभाषा हो चुकी है। आइए आगे। लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। ये देखते चलिएगा, हम पढ़ रहे हैं। वो सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिनको एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप एवं समझ इत्यादि। जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है मात्रक कहलाता है। जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है संख्यात्मक मान कहलाता है। एक फार्मूला होता है, देखिएगा, राशि का परिमाण इक्वल टू संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। आगे पढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे त्वरण, वेग, आवेग आदि। भौतिक राशियों के मात्रक एवं विमाएं। भौतिक राशियों की तुलनात्मक माप के लिए मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जबकि किसी भौतिक राशि को 3 मूल इकाइयों लंबाई, मात्रा और समय के माध्यम से व्यक्त करना विमा कहलाता है। आप पढ़ चुके हैं विमा किसे कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मापन के लिए प्रचलित प्रमुख पद्धतियां। यह पीएस है जिसमें फुट, पाउंड और सेकंड होता है। एमकेएस होता है जो अभी चल रहा है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। और सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एसआई यूनिट जो इस समय चल रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इत्यादि। आगे पढ़ते हैं। 1960 ईस्वी में मात्रा एवं भार पर संपन्न सामान्य कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। एसआई पद्धति में 7 मूल इकाइयां, 2 सहायक इकाइयां तथा 20 व्युत्पन्न इकाइयां हैं। इसका विवरण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिएगा, लंबाई मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब इसके कुछ मात्रक दिए गए हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक पारसेक कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। इसी को हम लिखेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष। दूसरा क्या है? एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आगे देखिएगा, एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। आगे एक मील कितना होता है? 1760 गज के बराबर होता है। यही 5280 फीट हो जाता है और इसी को ही 1.6 किलोमीटर भी कहते हैं। पांचवा है, एक नॉटिकल मील कितना होता है? 1852 मीटर होता है। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर होता है। इसके आगे यहाँ पे नहीं, इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके आगे आइए, देखिएगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का सेकंड होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। संकेत इसके आगे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। तापक्रम का केल्विन होता है। प्रकाशीय तीव्रता ज्योति का कैंडिला होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। कुल 7 भौतिक राशियां होती हैं जिनके मात्रक आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद में समतल कोण का क्या होता है? रेडियन होता है। और ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। आगे आइए देखते हैं समय क्या है।
जितने समय में एक सीजियम परमाणु, सीजियम एक परमाणु होता है, परमाणु 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है, वह 1 सेकंड कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब समय के प्रमुख मात्रक, 1 मिनट में 7 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 24 घंटे में 8,6400 सेकंड होते हैं, और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और इतने सेकंड हो जाते हैं। आप देखिएगा समय के अन्य मात्रक है। 1 मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड होता है, एक माइक्रो सेकंड में 10⁻⁻6 सेकंड होता है, एक नैनो सेकंड में 10⁻⁻9 सेकंड होता है, और एक पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड होता है। आगे पढ़ते हैं द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं। आरंभ में 1 किलोग्राम को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर घन मीटर पानी की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता था। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है, और परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU का प्रयोग किया जाता है। AMU में लिखा जाता है। किस में लिखा है? AMU में लिखा जाता है। आप देखिएगा द्रव्यमान को AMU में लिखा जाता है। आगे आ जाइएगा, द्रव्यमान के कुछ प्रमुख मात्रक आ गए। 1 किलोग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 स्लग कितना होता है? 14.59 kg होता है। ठीक है। एक स्टोन कितना होता है? 14.50 kg हो जाता है। एक ग्रेन कितना होता है? 7.776 ग्राम होता है, एक ग्रेन में कहते हैं, एक ग्रेन में। और एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। एक क्विंटल में 100 kg होते हैं, और एक पाउंड में 453.9 ग्राम होते हैं। यहाँ से आप देख चुके हैं। इसके बाद द्रव्यमान की अन्य मात्रक आप देख लीजिएगा। 1 ग्राम में 10⁻³ kg, 1 डेसीग्राम में 10⁻⁻4 kg ग्राम, 1 सेंटीग्राम में 10⁻⁻5 kg ग्राम, 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम, 1 क्विंटल में 10⁻² kg, और 1 मीट्रिक टन में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। आगे देखते हैं हम। देखिएगा इसके बाद आगे केल्विन। इसे जल के तृक बिंदु पर ऊष्मा गतिकीय तापमान का 1/273.16 भाग द्वारा प्रभावित किया जाता है। ये परिभाषा हो गई इसकी। इसके बाद कैंडेला आ गया। यह प्रकाश तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? प्रकाश तीव्रता का, एम्पियर। जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो बढ़ने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी चालक से 1 सेकेंड में गुजरते हैं तो उसको 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। मोल, कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को 1 मोल कहा जाता है। कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को 1 मोल कहा जाता है। और इसके आगे आ जाते हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ किसे कहते हैं। अन्य इकाइयाँ जो मूल राशियों के बीजगणित द्वारा प्राप्त होती हैं, इसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। जैसे क्या हो गया? क्षेत्रफल को लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? मात्रा अपान आयतन। अगर आपेक्षिक घनत्व आएगा तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। अभी जल्दी ही BPSC ट्रीट में क्वेश्चन पूछा गया था अपेक्षिक घनत्व का मात्रक। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रा बटे आयतन kg/m-3। आयतन का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। त्वरण का वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल होता है। आप देखिएगा गति या चाल विस्थापन अपान समय अंतराल होता है। बल मात्रा इंटू त्वरण होता है। दबाव बल बटे क्षेत्रफल होता है। और
ऊर्जा अब्लिक कार्य क्या होता है? बल इंटू दूरी होता है। ऊर्जा इंटू कार्य क्या होता है? बल इंटू दूरी होता है। शक्ति क्या होता है? ऊर्जा अपान समय होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहते हैं। ऊर्जा को ऊर्जा अपान समय, ऊर्जा अपान समय। आप देखते चलिएगा, पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे आ जाइएगा, इसके आगे आवेग। आवेग का क्या होता है? कंपन अपान सेकंड होता है। इसका आवेग को क्या कहते हैं? कंपन। जितना भी कंपन हो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपन अपान समय होता है। आवेग का मात्रक बल इंटू समय अंतराल, बल गुणे समय अंतराल को कहते हैं आवेग कहते हैं। किलोग्राम मीटर अपान सेकंड हो जाता है। संवेग का द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान इंटू वेग होता है। कोणीय वेग कोण अपान समय होता है। पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है? बल बटे लंबाई होता है। विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। विभवांतर का वोल्टेज होता है। विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, इसको Q से लिखते हैं, और विभवांतर को V से लिखते हैं, वोल्टेज होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। देखिए ओम का ये ऐसे बना हुआ है। उसके बाद में विद्युत धारिता फैराडे होता है। और प्रदीप्त घनत्व क्या होता है? लक्स होता है। और प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश तरंगदैर्घ्य किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। अब आ जाइए लंबाई के कुछ मात्रक। एक एक्सामीटर कितना होता है? 10⁻18 एक्सामीटर। आप ध्यान रखिए। एक पेटामीटर 10⁻15, एक टेरामीटर 10⁻12, एक गीगामीटर 10⁻9 गीगामीटर में, एक मेगामीटर में 10⁻6, एक मिरियामीटर में क्या होता है? 10⁻4, एक किलोमीटर में 10⁻3, एक हेक्टोमीटर में 10⁻2, एक डेकामीटर में 10⁻1। इसके आगे चलते हैं, मात्रक, प्रतीक और लंबाई देखते हैं। एक डेसीमीटर क्या होता है? एक डेसीमीटर 10⁻−1 होता है। एक सेंटीमीटर में C से करते हैं 10⁻2 होता है। एक मिलीमीटर में 10⁻3, एक माइक्रोमीटर में 10⁻6, एक नैनोमीटर में 10⁻9, एक पिकोमीटर में 10⁻12, एक फेक्टोमीटर या फर्मी में क्या कहते हैं? 10⁻15, एक एटोमीटर में 10⁻18 हो जाता है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण मात्रक और संबंध भौतिक राशि। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का होता है। ओम किसका होता है? विद्युत प्रतिरोध का होता है। महो विद्युत चालकता का मात्रक महो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा महो। उष्मा का कैलोरी, विद्युत आवेश का कूलम्ब, तापमान का सेंटीग्रेड देखिएगा सेंटीग्रेड, और केल्विन का, तापमान का केल्विन भी होता है, SI मात्रक केल्विन होता है, और CGS में सेंटीग्रेड होता है। ऐसे उष्मा का कैलोरी होता है CGS पद्धति में। ऐसे सेंटीमीटर दूरी CGS में। रेडियो विखंडन का क्यूरी और रेडियो विखंडन का रदरफोर्ड भी होता है। ये सारे मात्रक आप ध्यान रखेंगे। डेसिबल ध्वनि तीव्रता, डायोप्टर लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। डाइन बल CGS पद्धति में होता है। अर्ग ऊर्जा जो होता है CGS पद्धति में होता है। जूल जो होता है ऊर्जा का CGS में, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और जूल जो होता है ये CGS पद्धति में ही ऊर्जा का मात्रक होता है। इसके बाद में न्यूटन का बल होता है। एक बल बराबर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिकीय ऊर्जा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाभिकीय ऊर्जा होता है। फैराडे विद्युत धारिता होती है। फर्मी नाभिक की लंबाई होती है। जो फर्मी नापते हैं वो नाभिक की लंबाई होती है। ग्राम फैराडे विद्युत धारिता, फर्मी नाभिक की लंबाई ग्राम में मात्रा,
और ग्राम भार बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है। जो ग्राम भार होता है बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है। गैलन आयतन, एक गैलन में 4.55 लीटर होता है। गॉस चुंबकीय प्रेरण, गॉस कहते हैं प्रेरित, हेनरी कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा वेबर या मैक्सवेल होती है। चुंबकीय तीव्रता का आर एस टेड होता है। शक्ति का वाट होता है। विभव एवं विभवांतर का वोल्ट होता है। शक्ति का किलोवाट भी होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। अश्व शक्ति का 1 HP में 746 वाट होते हैं। इसको शक्ति को अश्व शक्ति में भी मापते हैं और 746 वाट होते हैं। चुंबकीय प्रेरण को मैक्सवेल, चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं टेस्ला, विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा भी होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। और प्रदीप्त घनत्व का क्या होता है, लक्स होता है। प्रकाश की तीव्रता फोटान होती है। जो तीव्रता कैंडेला होता है। और पास्कल किसका होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक बार भी होता है। एक बार कितना होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। स्टोक किसका मात्रक होता है, काइनेटिक विस्कोसिटी का मात्रक स्टोक होता है। काइनेटिक विस्कोसिटी का मात्रक स्टोक होता है। पॉइज किसका मात्रक होता है, श्यानता का मात्रक पॉइज होता है। और दीप्ति का मात्रक लैबर्ट होता है। पौंड किसका मात्रक होता है, मात्रा का मात्रक पौंड होता है। ओजोन की परत की मोटाई किसमें, डाप्सन में मापते हैं। कठोरता को मोह में मापते हैं। प्रदीपन तीव्रता को कैंडेला पावर में मापते हैं। और प्रदीपन तीव्रता को फुट कैंडल में भी मापते हैं। समुद्री चाल को नॉट में मापते हैं। समुद्री गहराई को एक फैदम में मापते हैं। एक फैदम 6 मीटर के बराबर लगभग होता है, 6 मीटर के बराबर। सेलों की धारिता कितनी होती है, एम्पियर घंटा में होती है। और सीमेंस विद्युत चालकता को मापते हैं, सीमेंस। और आयतन को वायरल में नापते हैं। एक वायरल 37.5 गैलन के बराबर होता है। कागज की माप रीम में मापा जाता है। देखिएगा इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ दी गई हैं। अभी और आगे हैं, इनको भी पढ़ते हैं। जलयानों द्वारा लदाई के सामान की इकाई क्या होता है, फ्रैक्टन होते हैं, फ्रैक्टन होती हैं। यक्स किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा क्या होती है, रोंटजन होती है। फिर जो यक्स किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा होती है वो रोंटजन, उसको मापते हैं। उसके बाद शराब की मात्रा को हॉसगीड में मापते हैं, हॉसगीड में मापते हैं। द्रवों का प्रवाह क्यूसेक में मापा जाता है। इसके बाद में मैक संख्या, मैक संख्या को वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापते हैं। ध्वनि की अपेक्षा होता है, इस चाल जो होता है ध्वनि की अपेक्षा होता है। ग्रुस 12 दर्जन को 1 ग्रुस कहते हैं। दूरी क्यूबिट, 1 क्यूबिट 18 इंच के बराबर होती है। देखिएगा घोड़े की ऊंचाई को हैंड में मापते हैं। कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी को बिट्स में मापते हैं। और भूमि की माप को एकड़ में मापते हैं। 1 एकड़ में 4840 गज होता है, 4840 गज होता है। अब देखते रहिएगा। लीग, दूरी को फिर लीग में भी मापते हैं। 1 लीग 3 मील के बराबर है, तो 1 लीग 3 मील के बराबर होता है। आगे देखिएगा। डिवाई, आणविक स्थिरांक कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण के लिए मापा जाता है। एम्पियर को मीटर में मापते हैं। चुंबकीय ध्रुव शक्ति के SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव शक्ति जो होता है, इसका जो ध्रुवों पर शक्ति होती है उसको एम्पियर मीटर में मापते हैं। चुंबकीय बल आघूर्ण एम्पियर मीटर स्क्वायर में मापते हैं। आइए विमा कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। यह मात्रक को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती है। मात्रक को इसमें संकेताक्षरों MLT के प्रयोगों से मात्रकों को जाना जाता है। यह मात्रा, यह लंबाई, टी समय, 3 चीज़ें इसमें केवल होती हैं। MLT, इसी में सारे बीमा हम निकाल लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल का L स्क्वायर हो जाता है बीमा, आयतन का L क्यूब, घनत्व का हो जाता है M
एल की पावर -3। इसके बाद में चाल का एल टी की पावर -1, वेग का एल टी की पावर -1, फिर बल का मात्रक एम एल टी -2, एम एल टी -2, त्वरण का मात्रक हो जाता है एल टी -2, दाब का मात्रक एम एल -1 टी -2। फिर गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। अदिश राशियां, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण लंबाई, दूरी देख लीजिएगा यहाँ से पूछा जाता है कौन सी अदिश राशियां हैं, कौन सी सदिश राशियां हैं। लंबाई, दूरी, समय भी अदिश राशि है, क्षेत्रफल भी, द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, चाल, घनत्व तो ये सब अदिश राशि है। दाब अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, कोण, ताप, विद्युत धारा अधिकतर पूछा जाता है अदिश से सदिश है, ये अदिश राशि है। विद्युत विभव भी अदिश राशि है। आप देखिएगा सदिश राशियां, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण। बल सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, बलाघूर्ण सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, भार सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र जो होता है सदिश राशि है। ये सब सदिश राशियां हैं। फिर कोई वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। जब उसका परिवर्तन हो जाता है गति के प्रकार, रेखीय गति, यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है अथवा गति करती है तो उससे रेखीय गति कहते हैं। जैसे चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ फल। फिर इसके आगे अनियमित गति, रैंडम मोशन। यदि कोई गति वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो यह गति वस्तु की अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति, फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की जो गति होती है वो होती है। फिर कंपन गति, यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो यह गति वस्तु की कंपन गति कहलाती है। जैसे सरल लोलक गति, झूले की गति इत्यादि। आप देखे होंगे झूला कैसे होता है, एक ये कंपन, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ये जो गति होती है इसको कंपन गति कहते हैं। फिर आगे देखते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो यह वस्तु की वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे लट्टू की गति, पृथ्वी की गति आदि। अब एक समान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति एक ही समय से ऐसे ऐसे गति करती रहती है, उसमें टाइम नहीं बदलता है। ठीक है। फिर चाल आ गया, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यह अदिश राशि है, इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। इसका यसाई मात्रक मीटर सेकंड होता है। अतः वस्तु की चाल यश बराबर डी अपान टी होता है, जहाँ यश चाल है, डी दूरी है और टी समय है। इसके आगे चाल के प्रकार, चाल कितने प्रकार है। एक समान चाल, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। असमान चाल, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। इसको देखिएगा। औसत चाल, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की हुई दूरी को, जितना एकांक समय में दूरी तय करती है उसको औसत चाल कहते हैं। ठीक है। तात्कालिक चाल है, किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल को, किसी निश्चित क्षण अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल को तात्कालिक चाल कहा जाता है। आगे देखिएगा। वेग, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर और सेकंड होता है। इसका क्या मात्रक होता है, मीटर सेकंड होता है।
वेग के प्रकार। एक समान वेग, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वेग एक समान वेग कहलाता है। असमान वेग, यदि कोई गतिमान वस्तु निश्चित समय दिशा में समयांतरालों में असमान दूरियां तय करती है तो वह असमान वेग कहलाता है। आगे देखिएगा, औसत वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगा कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। जितना उसका विस्थापन होगा और जितना उसका समय लगेगा उसी का अनुपात औसत वेग कहलाएगा। तात्कालिक वेग, वेग भी किसी क्षण या अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समयांतराल के अनुपात को तात्कालिक वेग कहा जाता है। विस्थापन अपान टाइम जो होता है उसी को वेग कहते हैं। ठीक है। सापेक्ष वेग, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं तो वस्तु की सापेक्ष दूरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं। निरपेक्ष वेग क्या होता है? यदि वस्तुओं में एक वस्तु स्थिर है तथा दूसरी गतिमान है तो वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। त्वरण, यदि किसी गतिमान वस्तु की वेग निरंतर बढ़ रहा है तो गति त्वरित गति कहलाती है। समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसे ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अतः त्वरण वेग परिवर्तन अपान समय है। ए इक्वल टू बी माइनस यू अपान टी, जहाँ ए त्वरण है, यू प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग। त्वरण के भी 3 प्रकार होते हैं, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। एक समान त्वरण, यदि किसी वस्तु के वेग में समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु में त्वरण एक समान होता है। जो ऊपर से नीचे वस्तु गिरती है उसमें एक समान त्वरण होता है। असमान त्वरण, यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन और समान समयांतरालों के लिए भिन्न भिन्न हो तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। इसके आगे आ जाइएगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय समय के साथ घट रहा है तो वह वस्तु का ऋणात्मक होता है। अगर वेग बढ़ रहा है समय के साथ में तो धनात्मक त्वरण, अगर वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। जड़त्व, इनर्शिया, वस्तुओं में अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोध का गुण होता है। इस गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा जड़त्व होगा। फिर विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में तो वह उसी प्रकार से एक समान गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब आ गया न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाते। न्यूटन के गति विषय एक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। देखिएगा उदाहरण, देखिएगा, गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने से उस पर रखा सिक्का गिलास में जा गिरता है। प्रारंभ में गत्ता तथा सिक्का दोनों विरामावस्था में थे। गत्ते को क्षैतिज दिशा में अंगुली से तीव्रता से धक्का देने पर उसमें गति उत्पन्न हो जाती है जिससे जबकि सिक्का जड़त्व के कारण अपने स्थान पर स्थिर रहता है और वो जाके उसमें गिर जाता है। ये आप करके देख सकते हैं।
अतः गत्ता हटकर आगे बढ़ता है और सिक्का गिलास में गिर जाता है। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाड़ी के अचानक रुकने पर उसका फर्श तथा उस पर रखे हुए यात्रियों के पैर तो विरामावस्था में आ जाते हैं, परंतु उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे बढ़ता है और चलने का प्रयास करता है। फलतः यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके कई कई एग्जाम्पल हैं। बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। यात्री के शरीर का निचला भाग तो गाड़ी के संपर्क होने के कारण गाड़ी के चलने पर तुरंत गति में आ जाता है, परंतु उसका ऊपरी भाग विराम जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। इस कारण बस यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ता है, ये भी हो गया। इसके बाद हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर मारते हैं। हत्थे को जमीन पर मारने के लिए तेजी से नीचे की ओर लाते हैं तो हथौड़ा तथा हत्था दोनों गति की अवस्था में होते हैं। ये देख लीजिएगा। हत्थे का सिरा जमीन पर लगते ही विरामावस्था में आ जाता है, जबकि हथौड़ा जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहता है, अतः हथौड़ा नीचे आकर हत्थे में कस जाता है। अब इसके आगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F तथा वस्तु के द्रव्यमान नियम तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F = m में होता है, अर्थात किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपातिक होता है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिसमें बल कार्य करता है। बल = द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है। यदि खिलाड़ी अपने हाथ को स्थिर रखकर गेंद पकड़ता तो गेंद को रुकने में बहुत कम समय लगता है, जिससे वेग परिवर्तन की दर अधिक हो जाती है। अतः खिलाड़ी को हथेली को गेंद रोकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे खिलाड़ी की हथेली में चोट लग सकती है। इसलिए क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है। बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। ये देखिए, बंदूक से निकली गोली का वेग अधिक होता था, शरीर से टकराने पर बहुत कम समय में शून्य हो जाता, क्योंकि गोली में वेग परिवर्तन की दर A तथा बल F = m में बहुत अधिक होता था। इसके परिणामस्वरूप गोली शरीर में घुस जाती है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। बंदूक से गोली चलाने वाले को धक्का लगता है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगता है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली क्रिया बल के कारण आगे की ओर बढ़ती है, परंतु गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में इतना ही प्रतिक्रिया बल लगाती है। अतः बंदूक स्वयं पीछे की ओर भागती है तथा बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर धकेल देता है। इस क्रिया बल के कारण नाव पीछे की ओर हट जाती है। नाव द्वारा बराबर और विपरीत बल मनुष्य पर आगे की ओर लगता है, जिससे वह किनारे पर कूद जाता है। आइए संवेग पढ़ते हैं। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग = द्रव्यमान गुणे वेग होता है। यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। इसे संवेग का नियम कहते हैं। आइए देख लेते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपको ना समझ में आया होगा कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद।